हाँ, यदि आइडेंटिकल नहीं होंगे, रेडियस से डिफरेंट होगी, तो टोटल चार्ज को रेडियस के रेशियो में डिवाइड करना है। बच्चों, आपको एक बात पता होगी कि जब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के सभी वर्टेक्स पर जब इक्वल चार्ज रखे जाते हैं, तो जो सेंट्रल चार्ज होता है बच्चों, वहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और जब किसी भी शेल के कारण पोटेंशियल का वैल्यू लिखें, तो ये जरूर चेक करें कि वो पॉइंट उस शेल के लिए सरफेस के अंदर है कि बाहर है। अर्धेड शेल का चार्ज 0 कर देते, जो गलत है, क्योंकि अर्धेड कंडक्टर का पोटेंशियल 0 होता, ना कि चार्ज। हेलो बच्चों, मैं आज T20 सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करूँगा। तो आज हम इस पूरे टॉपिक का एक फास्ट रिवीजन करेंगे 20 क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज एफ। नाउ ए एंड बी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। तो फाइंड अ न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो दो मेटल स्फीयर हैं, आइडेंटिकल है, सेम रेडियस के बच्चों, दोनों के चार्ज गिवन है। बिफोर कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू एफ के इक्वल है। कॉन्टैक्ट में आने के बाद इन दोनों के बीच में हमें फोर्स का न्यू वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए इसमें कि पहले जो फोर्स है वो 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि kq1 q2 अपॉन आर स्क्वायर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हमने माइनस साइन को इसमें ड्रॉप किया क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो ये बिफोर कॉन्टैक्ट का फोर्स हो गया। अब देखिए जब दोनों मेटल स्फीयर कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो हम जानते हैं कॉन्टैक्ट में आने के बाद इन दोनों मेटल स्फीयर के जो चार्ज वो चेंज होंगे, दोनों आइडेंटिकल है, तो जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिवाइड होगा। हाँ, यदि आइडेंटिकल नहीं होंगे, रेडियस से डिफरेंट होगी, तो टोटल चार्ज को रेडियस के रेशियो में डिवाइड करना है। दोनों का टोटल चार्ज हो जाएगा 2q माइनस q। टोटल कितना आ जाएगा? q आ जाएगा। इक्वली डिवाइड करेंगे q/2 तो कॉन्टैक्ट में आने के बाद का फोर्स आ गया। फिर इसमें kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हमने f के द्वारा रिप्लेस कर दिया, तो आंसर इसमें आ जाएगा f/8, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 चार्ज हैं 4q एंड q के l डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक थर्ड पार्टिकल q इन दोनों के मिड में रखा हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q 0 है, तो हमें कैपिटल Q का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों इसमें 2 चार्ज हैं 4q एंड q, ये l डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मिड में इसमें कैपिटल Q रखा हुआ है। अब यहाँ पर स्मॉल q पर हमें नेट फोर्स 0 दिया है, तो हमें कैपिटल Q का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जब भी बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन में किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 दिया जाए, किसी एक अदर चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो क्या करना है कि जिस पर नेट फोर्स 0 दिया उस पर जितने भी फोर्स एक्ट होंगे, पहले उन सभी फोर्स का डायरेक्शन आपको मेंशन करना है। उसके बाद में उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट देन 0 के इक्वल करके आपको अननोन चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए 4q स्मॉल q पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव नेचर का लगेगा, F1 उधर लग गया। अब एक बात इसमें यह है कि हमें यहाँ पर नेट फोर्स को 0 करना है, तो F1 को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कैपिटल Q जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा हमें। अब देखिए जब स्मॉल q पॉजिटिव है, तो F2 के लिए हमें कैपिटल Q को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैपिटल Q होगा उसका नेचर होगा नेगेटिव। इसके बाद में हमने रिजल्टेंट फोर्स को 0 करने के लिए दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया, तो कैपिटल Q का वैल्यू निकल के आ गया -q। तो बच्चों इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक सस्पेंडेड बॉल सिस्टम है। 2 बॉल को हमने एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है। दोनों के चार्ज q1 q2 मास m1 m2 है। यह सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। एक कंडीशन इसमें दिया कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो हमें इन दोनों के मास और चार्ज को यहाँ पर कंपेयर करना है। तो हम जानते हैं कि जब यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू F/mg के इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि दोनों बॉल पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, हाँ डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो Fe का मैग्नीट्यूड तो दोनों बॉल पर सेम होगा बच्चों, तो tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि एंगल के कंपैरिजन में रोल केवल और केवल मास का होता है बच्चों, चार्ज का कोई रोल नहीं होगा। हम केवल मास के बेसिस पर एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और जब अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो m1 लेस देन क्या होगा? m2। तो जिस ऑप्शन में m1 लेस देन m2 होगा वही करेक्ट होगा।
हाँ, चार्ज के लिए वो कोई सा भी रिलेशन आपको दे सकता है, Q1 इज इक्वल टू Q2 दे सकता, Q1 ग्रेटर देन Q2 दे सकता, Q1 लेस देन Q2 दे सकता है। तो जिस ऑप्शन में M1 लेस देन M2 होगा वही करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इसमें देखो एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का जो हाफ पार्ट है इधर वाला ये पॉजिटिवली चार्ज है, उधर वाला इसमें नेगेटिवली चार्ज है। दोनों के लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है +3 लैम्डा -4 लैम्डा। तो हमें इस सेमी सर्कल के सेंटर पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक आर्क के सेंटर पर एक सेमी सर्कुलर या कोई सा भी आर्क हम यहाँ पर लेते हैं, एक आर्क है, ये इसका सेंटर है, इसने सेंटर पर ये जो एंगल सबटेंड किया वो अल्फा है, इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा अपॉन 2। तो ये सेमी सर्कल के सेंटर पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा अपॉन 2। अल्फा इसमें सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है। डायरेक्शन एंगल बाइसेक्टर के लोगों का जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इस एंगल बाइसेक्टर के लोग फील्ड का डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम आर्क कर देंगे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स आर्क, इसमें फील्ड का डायरेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों के जो फील्ड होंगे उनका डायरेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो बिना डायरेक्शन के हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन के लिए एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, इसके लिए एंगल बाइसेक्टर बनेगा, इसके लिए एंगल बाइसेक्टर बनेगा। नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स हो जाएगा, पॉजिटिव है तो अवे हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों के इंडिविजुअल फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 से लैम्डा और अल्फा का वैल्यू पुट करके। इसके बाद ये दोनों के दोनों फील्ड 90 डिग्री पर आ चुके, तो दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा ना √E1² + C2² के द्वारा। तो रिजल्टेंट फील्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब बच्चों इसके डायरेक्शन भी ऑप्शन में गिवन है ना, तो हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। यदि इन दोनों के मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होते तो जो रिजल्टेंट होता वो एंगल को बाइसेक्ट करता, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फील्ड आ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और जब मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो जो रिजल्टेंट है वो बड़े की ओर यहाँ पर टिल्ट करेगा, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो ज़्यादा है, तो जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है, और जो डायरेक्शन होगा +x के ऊपर की ओर होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चों एक रेगुलर पेंटागोन है, इसके 4 कॉर्नर पर इक्वल चार्ज है, बट इस कॉर्नर पर -q चार्ज है। सेंटर पर जो Q0 है इसका इस कॉर्नर से डिस्टेंस स्मॉल r के इक्वल है। तो बच्चों में इस सेंट्रल चार्ज पर नेट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चों आपको एक बात पता होगी कि जब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के सभी वर्टेक्स पर जब इक्वल चार्ज रखे जाते हैं तो जो सेंट्रल चार्ज होता है बच्चों वहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाले कॉर्नर पर Q नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है कि जब केवल एक वर्टेक्स पर आपको Q नहीं दिया जाए, रिमेनिंग पर Q होगा, एक पर Q नहीं होगा, तो सेंट्रल चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस कॉर्नर पर चार्ज Q नहीं है वहाँ पर उस चार्ज को 2 पार्ट में पहले आपको ब्रेक करना है। एक वैल्यू तो फिक्स होगा, आपको Q के इक्वल लेना है। सेकेंड वैल्यू इस तरह से लें कि दोनों वैल्यूज़ का जो सम है उस कॉर्नर के चार्ज के इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट वैल्यू बच्चों Q है, तो सेकेंड वैल्यू हमने कितना ले लिया, यहाँ पर -2Q ले लिया। अब देखिए इस Q और इसके कारण इन 5 इक्वल चार्ज के कारण तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली इस पर जो नेट फोर्स लगेगा किसके कारण लगेगा, -2Q के कारण। तो -2Q के कारण फोर्स आ गया, और डायरेक्शन भी बच्चों आपको ये वाला सेकंड वैल्यू बताएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव को रोटेट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा फ्रॉम O to E। तो ये ध्यान रखिए कि जब एक वर्टेक्स पर Q ना दिया जाए तो वहाँ पर चार्ज की 2 वैल्यूज आपको लेना है, एक वैल्यू Q, सेकंड वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है, और जो सेकंड वैल्यू होगा सेकंड वैल्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वही आंसर होगा। तो आंसर इसमें आ चुका, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 2 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल है, चार्ज दोनों के गिवन है, इनर में Q2 चार्ज है, आउटर में चार्ज Q1 है।
सेंटर्स हैं, आरबी डिस्टेंस पर जो पॉइंट भी है, हमें इस पॉइंट पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और सेकंड इसमें पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल में किसी भी पॉइंट पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो गॉस थ्योरम अप्लाई करिए ना। जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना उससे पास होने वाला पहले एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना है। तो हमने इसके सॉल्यूशन में यही किया। यहाँ पर पहले एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज उसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल गिवन था ना, इसमें चार्ज यहाँ पर गिवन है, इसमें चार्ज यहाँ पर गिवन था Q2, यहाँ पर गिवन है Q1 है। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने रिलेशन अप्लाई किया, E इंटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर ओनली Q2 चार्ज आ रहा है, Q2 रख दिया। और ये जो एरिया है गॉसियन सरफेस का रखा जाता, गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या हो जाएगी, RB के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ गया। सेकेंड था, इसमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था हमें, इसी पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब कॉन्सेंट्रिक सेल में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो हर एक शेल के कारण उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। और जब किसी भी शेल के कारण आप पोटेंशियल का वैल्यू लिखें तो ये जरूर चेक करें कि वो पॉइंट उस शेल के लिए सरफेस के अंदर है कि बाहर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना। तो जैसे हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना था यहाँ पर, तो इस वाली शेल के लिए तो पॉइंट कहाँ पर आ गया, सरफेस के अंदर आ गया, बट बाहर वाली शेल के लिए पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस के अंदर है। तो जब हम इसके कारण बाहर वाले के कारण जब यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे, पॉइंट अंदर आ गया तो पोटेंशियल KQ अपॉन रेडियस कर दिया, बट अंदर वाली शेल के कारण ये जो पॉइंट है ये बाहर आ रहा है, इसके सरफेस के बाहर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू में नीचे डिस्टेंस सेंटर से आ जाएगा। तो पोटेंशियल का वैल्यू आ चुका है, तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन फ्लक्स वाला है। एक क्यूबिकल सरफेस है, एक चार्ज इसमें सेंटर पर रखा हुआ है, एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, और बच्चों जो शेडेड सरफेस है, हमें इसी शेडेड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तो जब एक से ज़्यादा चार्ज क्यूब में रखे जाएं, किसी भी सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो हर एक चार्ज के कारण उस सरफेस का जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू चेक करें, देन उन सभी इंडिविजुअल फ्लक्स को ऐड करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करें। अब देखिए, जब चार्ज सेंटर पर है तो हम जानते हैं कि क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर एक ही सरफेस का फाइंड आउट करना तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन 6 सरफेस में इक्वली डिवाइड होगा। तो सेंटर पर जो चार्ज था इसके कारण तो इस सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हम आते हैं कॉर्नर वाले चार्ज पर। देखो, जब क्यूब में एक कॉर्नर पे चार्ज होता तो क्यूब का टोटल फ्लक्स तो होता Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है ये डिवाइड होगा और केवल 3 सरफेस में डिवाइड होता। क्योंकि जब कॉर्नर पे चार्ज होता है तो ये ध्यान रखो कि क्यूब में 3 सरफेस के फ्लक्स तो जीरो होते हैं और 3 सरफेस के नॉन जीरो होंगे। तो जब इस कॉर्नर पे चार्ज है तो यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी वो इस वाले बॉटम सरफेस को, एक ये जो लेफ्ट सरफेस है, एक जो फ्रंट होगा, इन तीनों सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी। तो बच्चों इन तीनों सरफेस के फ्लक्स जीरो होंगे, रिमेनिंग 3 के नॉन जीरो होंगे ना। तो रिमेनिंग 3 के जब नॉन जीरो होंगे तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट केवल 3 सरफेस में इक्वली डिवाइड होगा। तो रिमेनिंग 3 में से किसी एक का हो जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो जब कॉर्नर पे चार्ज हो, किसी एक सरफेस के लिए आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो या तो आंसर बच्चों जीरो हो जाएगा या Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। चेक करना, जीरो है तो जीरो और नॉन जीरो तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस सरफेस के फ्लक्स हमें मिल चुके थे, इन दोनों को ऐड करके हमने इसका टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों इसमें फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक इक्विलेटर ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 इक्वल चार्ज हैं। एक चार्ज इसमें देखो सेंटर पर रखा हुआ। क्वेश्चन क्या है कि फॉर इक्वल चार्ज और मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड as shown in figure, now the charge at a center C is taken to infinity slowly, then work done by external force will be। तो बच्चों इसमें सेंटर पे जो चार्ज है इसको हम सेंटर से इन्फिनिटी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बट इस पोटेंशियल डिफरेंस में ध्यान रखना कि ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल पॉइंट इसमें इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो होगा। इनिशियल पॉइंट सेंटर बन रहा है तो सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब सेंटर पर पोटेंशियल इसमें डायरेक्ट लिखा जा सकता है, क्योंकि जब सेंटर पर फाइंड आउट करना तो कॉर्नर पर जितने भी चार्ज हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। और जब पोटेंशियल में चार्ज सेम डिस्टेंस पर हो तो उन सभी चार्जेस को मर्ज करके एक पॉइंट पर रख देना। उसके बाद पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला था KQ अपॉन डिस्टेंस, उससे पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो 3 चार्ज हैं, कॉर्नर पर है, तीनों को मर्ज कर दिया तो 3Q आ जाएगा। तो 3Q के कारण सेंटर पर पोटेंशियल 3KQ अपॉन, और कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस रख दिया A/√3, तो वर्क डन का वैल्यू मिलेगा -3√3 KQ² अपॉन A। तो इसमें आंसर आएगा, सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अब बच्चों इसी में यदि वर्क डन बाय फील्ड के लिए क्वेश्चन किया जाता तो आंसर होता बटे प्लस में आ जाता, क्योंकि वर्क डन बाय फील्ड जब लिखा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पर V इनिशियल माइनस V फाइनल लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 पॉइंट चार्ज है 2Q और -Q, अपोजिट नेचर के। तो मैं ये बताना है कि इस लाइन पर जो 3 रीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो किस रीजन में फील्ड यहाँ पर 0 हो सकता है। देखो उसी पॉइंट पर फील्ड 0 होगा जहाँ पर इन दोनों के जो फील्ड है एक तो अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो बच्चों इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन जो भी पॉइंट होगा, जैसे इस पॉइंट पे बात करें पॉजिटिव का फील्ड जाएगा अब है, नेगेटिव का जाएगा टू, बट दोनों के फील्ड एक के डायरेक्शन में आ चुके हैं, एड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट जो 0 होगा वो बाहर की तरफ होगा, दोनों के बाहर की तरफ। अब किसके बाहर की तरफ आएगा? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, क्योंकि बड़ा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसके नेर में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट लाई नहीं करता। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट पर फील्ड 0 हो जाए। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कम है तो इसी के बाहर की ओर यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, यानी कि इसमें फर्स्ट आंसर बच्चों करेक्ट होगा। हाँ, यदि इसमें दोनों चार्ज यदि लाइक होते 2Q और Q होते तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो दोनों चार्ज के बिटवीन में आ जाता। अब इसमें बच्चों एक क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो Q और -Q आपको दिया जाए, दोनों अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो बाहर की ओर आएगा। लेकिन जब दोनों के मैग्नीट्यूड कम है ना, तो किसके बाहर की ओर बात करें हम, तो ये ध्यान रखो कि जब मैग्नीट्यूड में सेम हो और नेचर में अपोजिट हो तो ऐसे सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट लाई नहीं करता। अब बच्चों इसमें फर्दर इसमें डिस्टेंस के लिए भी क्वेश्चन किया जा सकता है न्यूमेरिकल। तो जब 2 चार्ज जो Q1 Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि Q1 से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, Q2 से फाइंड आउट करें, तो करना क्या है कि जिस चार्ज हैं आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना, उस चार्ज का वैल्यू आपको ऊपर रखना, स्क्वायर रूट के अंदर रख देना। Q1 से फाइंड आउट करना तो Q1 आ जाएगा, नीचे यहाँ पर दोनों चार्ज के जो स्क्वायर रूट हैं दोनों के स्क्वायर रूट के बीच में प्लस आ जाएगा। यदि अनलाइक होंगे तो यहाँ पर दोनों के स्क्वायर रूट के बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये न्यूट्रल पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कुछ स्फेरिकल कंडक्टर्स है जिनकी रेडियस यहाँ पर अलग अलग है बट इनके पोटेंशियल सेम है। तो हमें इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस के बीच में रिलेशन ही फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल सबके सेम गिवन है। तो एक मेटल स्फेयर में सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? KQ अपॉन रेडियस होता है। तो देखिए जब पोटेंशियल सेम है तो जो चार्ज होगा रेडियस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया के इक्वल होगा। अब इसमें जो चार्ज जो रेडियस के प्रोपोर्शनल था तो ऊपर आ नीचे आर स्क्वायर, यानी जो सिग्मा होगा वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद इसमें देखें कि 3 सिस्टम गिवन है 3 पॉइंट चार्ज के। तो हमें ये बताना है कि किस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी 0 की, सिंपल क्वेश्चन है। तो जब सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को चेक करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को चेक करने के लिए सिस्टम में जितने भी पेयर बनेंगे ना उन सभी पेयर की एनर्जी का सम चेक करेंगे और 2 पॉइंट चार्ज का जो पेयर होता है उससे पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R। बट बच्चों इसमें साइन का भी ध्यान रखना क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी ना, तो यहाँ पर विद साइन आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे ना, एक तो -1 एक +1 का बनेगा, -1 +1 का बनेगा, 1 और 1 का बनेगा। इन तीनों पेयर की एनर्जी को जब हमने लिखा तो समय पर 0 आ चुका है।
रिमेनिंग दोनों में यहाँ पर सिस्टम की जो एनर्जी है जीरो नहीं मिल रही, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। अब मान लो इससे मैं आपसे किसी एक पॉइंट चार्ज की एनर्जी के लिए पूछा जाए कि 3 चार्ज वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, तो बोलेगा कि एक पॉइंट चार्ज की एनर्जी फाइंड आउट करें। तो एक पॉइंट चार्ज की एनर्जी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना Q/V, जिसकी एनर्जी फाइंड आउट करना उस चार्ज का वैल्यू रख देना, इनटू में वहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करके रख देना। अगला क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये चेक करना कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। डाइपोल का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है बच्चों, क्योंकि P का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। सेकेंड में थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट ए पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर आर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ आर एज वेल एज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। ये भी करेक्ट है, क्योंकि किसी जनरल पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है Kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो एंगल भी आ रहा है आर और पी के बीच का, तो एंगल पर भी डिपेंड करता है, तो सेकंड भी करेक्ट हो गया। थर्ड में देखो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल ऑफ एज 1/r² एंड नॉट एज 1/r, भी करेक्ट है। डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है Kp/r² होता है, पॉइंट चार्ज का Kp/r होता है, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। फोर्थ देखो कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर जो नेट फोर्स होता है 0 होता है, बट टॉर्क P/E, तो ये भी तो बच्चों इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जैसे मान लो इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E मान लिया, मैंने एक डाइपोल को इस तरह से रख दिया, यहाँ पर डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डाइपोल का देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के दोनों चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। पॉजिटिव पे लगेगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पे लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स 0 होगा। तो हम किसी भी एंगल पर रखें यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स ऑलवेज 0 होता है, बट टॉर्क तो लगेगा P/E। हाँ बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का वैल्यू भी 0 हो सकता है, वो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन P एंड E पर। यदि P और E के बीच में एंगल 0 और 180 है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। हाँ, एंगल 0 से 180 के बीच में इसमें टॉर्क नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 4 जो स्टेटमेंट गिवन थे, चारों के चारों इसमें करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन फ्लक्स से रिलेटेड है। एक गॉसियन सरफेस है, कुछ चार्ज इसमें अंदर है, कुछ चार्ज इसमें बाहर रखे हुए हैं। तो बच्चों इसमें ये जो ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो ये जो रिलेशन इसमें था, तो यहीं पर समझ लो, देखो इस रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये उन सभी चार्जेस के कारण होता है जो कि सरफेस के अंदर और बाहर होते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल चार्जेस का होगा, बट इसमें राइट हैंड साइड पर ये जो चार्ज आता है ये केवल सरफेस के अंदर वाला होता है, क्योंकि फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन केवल इनसाइड ए चार्जेस का होता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये मैच कर रहा है कि ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस, बट जो राइट हैंड साइड में जो चार्ज होगा वो Q2 Q4 होगा। तो इसमें जो सेकेंड आंसर होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 थिन लार्ज मेटल प्लेट है, दोनों को पैरेलल में रखा गया है, दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसमें हमें फील्ड बताना है, एक तो आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट एंड बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो इसमें देखिए 2 प्लेट्स है, थिन मेटल प्लेट है, और जब थिन मेटल प्लेट बोला जाता है तो थिन मेटल प्लेट में फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो σ/2ε0। तो आउटर रीजन में तो फील्ड 0 होगा, क्योंकि दोनों के जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ की बात करें दोनों के जो पॉजिटिव का जाएगा, अब नेगेटिव का टूवर्ड्स, तो दोनों के फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो दोनों का जो नेट आएगा वो E1 + C2 के इक्वल हो जाएगा। E1 + C2 तो कितना आ जाएगा 1.92 आ जाएगा। एक प्लेट का जो फील्ड है वो σ/2ε0 से फाइंड आउट कर लिया, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 चार्ज है Q1 और Q2, एक चार्ज इसमें अंदर है, एक इसमें बाहर है। Q1 एंड Q2 लाई इनसाइड, यानी जो Q1 है वो सरफेस के अंदर है और Q2 इसमें सरफेस के बाहर है। अब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए Q1 को चेंज किया, ठीक है, तो Q1 को चेंज किया नहीं, अंदर वाला चार्ज हमने चेंज किया तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन सभी चार्जेस का होता है। तो जब Q1 चेंज हो रहा तो फ्लक्स और फील्ड दोनों के दोनों चेंज होंगे। तो फर्स्ट तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया, ध्यान रखना हमें इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए आंसर देना है। इसके बाद सेकंड को देखें, सेकंड में यहाँ पर Q2 को हम चेंज करें, यानी कौन सा चार्ज हमने चेंज किया, बाहर वाला। तो बाहर वाला चार्ज चेंज होगा तो फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगा। तो सेकंड भी इसमें करेक्ट हो रहा है। थर्ड को देखो, अंदर वाला चार्ज हमने जीरो कर दिया, बाहर वाला इसमें नॉन जीरो है। तो जब अंदर वाला जीरो है तो बच्चों फ्लक्स तो जीरो होगा, बट बाहर वाला नॉन जीरो तो फील्ड नॉन जीरो। तो थर्ड भी इसमें करेक्ट हो गया। फोर्थ भी इसमें इनकरेक्ट होगा, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। दोनों के दोनों चार्ज इसमें नॉन जीरो है तो फ्लक्स जीरो का, ये गलत हो गया इसमें, क्योंकि जब अंदर वाला चार्ज नॉन जीरो है तो फ्लक्स तो नॉन जीरो होगा। तो ये वाला इसमें इनकरेक्ट है, इसी को मैं टिक करना था। इसका करेक्ट आंसर आ चुका फोर्थ। इसके बाद देखो एक डाइपोल का क्वेश्चन है। एक डाइपोल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस तरह से रखा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए। तो इस पोजीशन से जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की जो पोजीशन होगी, इस पोजीशन से इसको 180 से रोटेट करने के लिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, माइनस से P cos थीटा। हमें पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो एंगल हमें 180 रखना पड़ेगा। तो 180 पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस P के इक्वल। अब इसी 180 पोजीशन से इसको हमें रोटेट करना बाई 180 डिग्री एंगल। तो जब वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इनिशियल एंगल कितना बन रहा था, 180 का बन रहा था। और फाइनल एंगल इसमें या तो जीरो भी ले सकते हो, क्योंकि 180 से जब उसको रोटेट करेंगे 180 के द्वारा, तो फाइनल एंगल इसमें जीरो भी ले सकते हो और 360 भी ले सकते हो, क्योंकि cos 0 और cos 360 दोनों की वैल्यू सेम होती 1। तो यहाँ पर इसका वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा माइनस से 2 के इक्वल। तो इसमें थर्ड आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, टू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ध्यान रखना बच्चों। इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल है। इनर शेल को पॉजिटिवली चार्ज किया गया, आउटर शेल का अर्थिंग किया गया है। तो यहां पर हमें करेक्ट आंसर को टिक करना कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखो एक बात सुनो कि जब भी कॉन्सेंट्रिक सेल में किसी भी एक शेल का अर्थिंग करके दिया जाए तो बच्चों सबसे पहले उस अर्थेड शेल का चार्ज आपको फाइंड आउट करना। कुछ बच्चे उसमें गलती कर बैठते हैं, अर्थेड शेल का चार्ज जीरो कर देते हैं, जो गलत है, क्योंकि अर्थेड कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो था, ना कि चार्ज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अर्थेड कंडक्टर का चार्ज फाइंड आउट किया जाता है। अब इसमें तो देखो अर्थेड कंडक्टर का चार्ज हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इनर शेल में चार्ज यहाँ पर क्यू के इक्वल है, बच्चों इंडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनर पर माइनस क्यू आएगा, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आएगा। लेकिन यहाँ पर जब अर्थिंग है तो आउटर सरफेस पर जो प्लस क्यू चार्ज था ये अर्थिंग के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आउटर शेल की इनर सरफेस पर कितना चार्ज मिला हमें, माइनस क्यू के इक्वल। हाँ, यदि इसी में इनर शेल का अर्थिंग दिया जाता है तो इस इनर शेल का जो चार्ज होगा उसको हम इंडक्शन वाले मेथड से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। फिर उस क्वेश्चन में क्या करना है कि इनर का चार्ज क्यू डेस मान लेना, उसके बाद उसके इनर शेल के नेट पोटेंशियल को जीरो के इक्वल और क्यू डेस का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो चलो अब इसमें से चेक करते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखो चार्ज डेंसिटी ऑन क्यू इज सेम एज ऑन पी, ये गलत हो गया क्योंकि पी और क्यू पर चार्ज तो सेम आ रहा, लेकिन दोनों के रेडियस अलग है, एरिया अलग अलग, इस कारण दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पी एंड क्यू इज यूनिफॉर्म, ये तो इससे गलत हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल प्लेट और शीट के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है, रिमेनिंग किसी भी अदर कंडक्टर के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सेकंड विश में गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड पी इज जीरो, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर पी के अंदर जब आप पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जीरो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर रेडियस को मैं ए और भी मान लेता हूँ तो यहाँ पर जब इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी के कारण के क्यू अपॉन ए और इसके माइनस क्यू के कारण हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन बी। तो टोटल पोटेंशियल पी के अंदर यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन है अब इसमें करेक्ट होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्यू इज जीरो,
तो मैंने एक क्वेश्चन में बताया था ना कि कॉन्सेंट्रिक सेल में जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना। तो क्यू के बाहर इस पॉइंट से पास होने वाला जब कोई गॉसियन सरफेस हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके अंदर का टोटल चार्ज बच्चों जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्यू और माइनस क्यू दोनों आ चुके हैं। तो जब टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो बच्चों इसका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए पोटेंशियल का ये फंक्शन हमें दिया है। पोटेंशियल के इस फंक्शन से हमें फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना 2 कूलम चार्ज जो कि 111 पर रखा है। तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों पोटेंशियल के इस फंक्शन से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जब पोटेंशियल से फील्ड को फाइंड आउट करना होता है तो डिफरेंशिएशन किया जाता है, E=-dV/dr होता है। लेकिन बच्चों इसमें देखो x से ज़्यादा वेरिएबल है, और जब पोटेंशियल में x से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो एक एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को कॉन्स्टेंट करेंगे, देन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कॉन्स्टेंट करेंगे, देन z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y को कॉन्स्टेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में हमने यही किया है, पहले हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, देन y के रेस्पेक्ट में कर दिया, देन हमने z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। इसके बाद में इन तीनों का हमने वेक्टर सम करके लिखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें फोर्स 111 पर फाइंड आउट करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हमने 111 पर फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया हमें 2√35। फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था, Q अप्लाई कर दिया तो 4√35 आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सस्पेंडेबल सिस्टम का क्वेश्चन है। 2 मेटालिक बॉल है, दोनों को सस्पेंड कर रखा है। इक्विलिब्रियम में वर्टिकल से ये जो एंगल बन रहा है बच्चों ये थीटा है। अब इसमें ये जो बॉल है इससे बॉल की जो डेंसिटी वो d1 है। क्वेश्चन क्या है कि इस पूरे सिस्टम को यदि हम किसी लिक्विड में इमर्स करें जिसकी डेंसिटी यहाँ पर d2 है, इसमें कंडीशन में कि ये एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है एयर में और लिक्विड में, ये जो एंगल है वो सेम है, तो हमें लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि सस्पेंडेबल सिस्टम में tan θ = F/mg होता है। तो ये फॉर्मूला बच्चों 2 बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार एयर के लिए, एक बार इसको लिक्विड के लिए अप्लाई करेंगे। तो एयर के लिए अप्लाई किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन वेट, हमने वेट को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू c। जब हम इसी फॉर्मूले को वापस से लिक्विड में अप्लाई करेंगे तो Fe का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड बोले तो मीडियम, और मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम में फोर्स अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल होगा। अब एक बात आपको पता होगा कि जब कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर जाती है उसके वेट में क्या होता है, लॉस होता है। तो ये तो पहले वाला वेट था तो लॉस होगा तो माइनस लगा दिया, कितना लॉस होगा v d2c के इक्वल होगा। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो यहाँ से लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आ जाएगा d1/d1 - d2। तो बच्चों इसका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलिए बच्चों आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें देखो एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों के फील्ड लाइन्स यहाँ पर गिवन है। तो ये मेसी कॉलम का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में यहाँ पर कॉलम में गिवन है कि वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B Vp - Vq in going from B to A, kinetic energy of small negative charge, potential energy of small negative charge while moving from P to Q। तो हमें यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है। तो चले देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो उसमें ऑप्शन था कि W फील्ड वर्क डन बाय फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि कॉलम 1 में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें वर्क डन बाय फील्ड गिवन है। तो वर्क डन बाय फील्ड चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बोला था कि वर्क डन बाय फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस में इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जाता है। अब जिस चार्ज के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना पॉजिटिव है, इनिशियल पॉइंट बच्चों इसमें A होगा, फाइनल पॉइंट B होगा। अब यहाँ से मैं Va - Vb का साइन मिल जाएगा ना। आपको पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इधर जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा, तो पॉइंट भी हाई पोटेंशियल होगा, पॉइंट है इसमें लो पोटेंशियल होगा।
तो लो माइनस हाई के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा, यानी वर्क डन बाय फील्ड इसमें नेगेटिव होगा। सेकंड था इसमें वीपी माइनस वी क्यू, यहाँ से मिलेगा। अगेन इसमें फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा, तो ये हाई पोटेंशियल होगा, क्यू इसमें लो पोटेंशियल होगा, तो वीपी माइनस वी क्यू क्या मिल गया, पॉजिटिव। इसके बाद क्वेश्चन था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव चार्ज का बढ़ेगा कि कम होगा B2A जाने पर। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमने अप्लाई किया। फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें जो फाइनल पॉइंट है वो ए है, इनिशियल पॉइंट इसमें भी है, तो हमने ए और बी पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी को, जो बी पर जो काइनेटिक एनर्जी इसको इधर लिया, ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी इसको इधर कर दिया, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है। अब पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वी माइनस वी है। अब जिस चार्ज के लिए आंसर देना था काइनेटिक एनर्जी के लिए वो नेगेटिव था, तो उसका माइनस साइन लगा दिया, वी माइनस वी है, उस डायग्राम से हमें पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो बच्चों क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव मिल रहा है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बोलो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। इसके बाद एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्वेश्चन था कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें P2Q के लिए बताना था कि एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज जो P से Q की ओर जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। तो पॉइंट चार्ज की जब पोटेंशियल एनर्जी को लिखोगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना हो नेगेटिव है, तो माइनस साइन भी लगा दिया हमने, ठीक है। अब P2Q जा रहे हैं, तो यहाँ पर P पर पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे तो यहाँ पर P पर पोटेंशियल आ जाएगा, Q पर लिखने के लिए Q का आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जब P से Q जा रहे हैं, तो यहाँ पर P पर पोटेंशियल बच्चों क्या हाई है और Q पर पोटेंशियल यहाँ पर लो है। तो P पर पोटेंशियल जब हाई है तो P पर पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा, Q पर पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू कम होगा। और जब Q पर नेगेटिव वैल्यू कम है, यानी कि Q पॉइंट पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है थर्ड। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज जो क्वेश्चन हमने इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं उनको आपने सुना होगा, समझा होगा, और मुझे विश्वास है कि इन क्वेश्चन से आपके नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।